हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एडू रोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। आज 2 अप्रैल के दिन आप सभी का स्वागत है अपनी इस करंट अफेयर की क्लास सुप्रभात सीरीज में। तो चलिए जी, जैसे कि आपको पता है, हम जो न्यूज लिया करते हैं करंट अफेयर के लिए, वो एक तो होती है पीआईबी से और एक अपना न्यूज़पेपर आता है द हिंदू। तो मोस्टली जो न्यूज आपको मिलेंगी वो यहीं से मिलेंगी, सोर्स अपनी न्यूज का यही रहता है। तो चलिए पहली न्यूज की तरफ हम चलते हैं। ये न्यूज पीआईबी के द्वारा प्रकाशित की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो मिसिज शेफाली शरण ने पीआईबी के डायरेक्टर जनरल के रूप में अपना पदभार संभाला है। पीआईबी इसको हम बोलते हैं। पीआईबी अगर हिंदी में कहें तो इसे क्या बोलेंगे? पत्र सूचना कार्यालय। तो पत्र सूचना कार्यालय के महानिदेशक के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। और इससे पहले यहाँ पर श्री मनीष देसाई कार्यरत थे एज ए प्रधान महानिदेशक, यानी कि डायरेक्टर जनरल। प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल मनीष देसाई ने रिटायरमेंट ले ली है, उनकी जगह पर अब शेफाली शरण यहाँ पर महानिदेशक बन के रहेंगी। जब हम इनकी बात करते हैं शेफाली शरण के बारे में, ये 1990 बैच की इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस से संबंधित एक अधिकारी हैं। और जब हम बात करते हैं 3 दशकों से अधिक के अपने शानदार करियर के बाद, ये यहाँ पर वित्त मंत्रालय में भी कार्यरत रही, स्वास्थ्य मंत्रालय में भी, और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में भी इन्होंने काम किया। और अब ये यहाँ पर इस पीआईबी के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगी। ठीक है ना? और तो और शी हैज आल्सो सर्व्ड एज स्पोक्स पर्सन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ईसीआई के स्पोक्स पर्सन के रूप में भी इन्होंने काम किया हुआ है। ईसीआई के बारे में तो आपको पता ही है, यही है जो किसी भी पार्टी को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। जब बात करते हैं इस ईसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी ईसीआई की। और ईसीआई में मुख्य मेंबर कितने होते हैं? 3। एक तो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, जो कि वर्तमान में राजीव कुमार जी हैं, और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। इन दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अभी थोड़े ही दिन पहले हुई थी, यानी कि मार्च की ही बात है, और ये न्यूज हमने कवर भी की थी। ठीक है ना? तो इस प्रकार ये बिंदु जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। चलो जी, अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। जैसे कि हमने इनके बारे में बात की है, शेफाली शरण के बारे में, जिन्होंने पीआईबी के डायरेक्टर जनरल का पदभार संभाला है। पीआईबी, जिसे पत्र सूचना कार्यालय कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी आप ये बता दीजिए। हालांकि जब भी हम कोई न्यूज लेते हैं तो मैंने आपको बताया, या तो वो न्यूज पीआईबी के द्वारा प्रकाशित हुई होती है, या फिर द हिंदू न्यूज़पेपर के द्वारा ये प्रकाशित हुई होती है ना? तो ज्यादातर हमारी न्यूज यहीं से होती है। पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी की स्थापना कब हुई थी? तो जिन्होंने लिखा होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ये बात है जून 1919 की, जब इसकी स्थापना हुई थी। और किसके नेतृत्व में हुई थी इसकी स्थापना? तो नाम आता है डॉक्टर एल एफ रशब्रूक। डॉक्टर एल एफ रशब्रूक विलियम्स, तो इनके नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्य एक सेल बनाया गया था गृह विभाग के अंतर्गत, और उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भी क्वेश्चन उठते थे, उन क्वेश्चनों पर एक अच्छी जानकारी देना, और जो भी जनता की राय होती थी, जनता की राय के बारे में भी अच्छी जानकारी देना। लेकिन धीरे धीरे क्या है, इसका ब्यौरा, इसका दायरा जो है वो बढ़ता चला गया, और अगले साल 1920 में
इस सेल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, केंद्रीय सूचना ब्यूरो कर दिया, केंद्रीय सूचना ब्यूरो। 1920 के आसपास की बात करते हैं तो आपको पता है ना कि अंग्रेज यहाँ पर थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक शुरू हो चुका था। हम भारत के लोग भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए लगे हुए थे, हमारे वीर क्रांतिकारी, ठीक है ना। तो 1920 में केंद्रीय सूचना ब्यूरो इसका नाम कर दिया गया और इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने उस समय, यही बने थे डायरेक्टर जनरल, रशब्रूक विलियमसन। वर्तमान में कौन बने हैं, जैसे कि आज ही मैंने न्यूज बताई है, शेफाली शरण, ये वर्तमान में महानिदेशक बनी है। लेकिन 1920 में जब इसका नाम बदला गया था, केंद्रीय सूचना ब्यूरो कर दिया गया था, उस समय इसके निदेशक कौन बने थे, तो LF रशब्रूक का। फिर करते करते समय बीतता गया और 18 साल बाद इस ब्यूरो में जो प्रमुख का पदनाम था ना, वो पहले तो क्या बोलते थे हम, निदेशक बोला करते थे, तो उसका पद नाम बोलकर उसे हम क्या बोलने लगे, प्रधान सूचना अधिकारी, है ना, प्रधान सूचना अधिकारी। तो सबसे पहले प्रधान सूचना अधिकारी कौन से भारतीय बने, तो भारतीय व्यक्ति जो बने थे वो आता है श्री जे नटराजन। श्री जे नटराजन पहले भारतीय थे जिन्होंने प्रधान सूचना अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला, और ये कब की बात है, ये 1941 की बात है, ठीक है। करते करते फिर समय बीतता चला गया, 1946 वो साल आया जिस साल इस केंद्रीय सूचना ब्यूरो का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यानी कि PIB नाम रख दिया गया इसका 1946 में, जो कि हम आपको पता ही है, पढ़ते ही हैं, PIB न्यूज हम डेली कवर किया ही करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत पुरानी बात है। अब जब बात करते हैं PIB के उद्देश्य क्या क्या है, PIB भारत सरकार की जो भी नीतियां हैं, भारत सरकार के जो भी कार्यक्रम होते हैं, भारत सरकार की जो भी पहल होती हैं, या फिर जो भी भारत सरकार की उपलब्धियां हैं, उनके बारे में समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये जानकारी देना काम है PIB का, यानी कि इनसे संबंधित जानकारी देने वाली ये एक विशेष एजेंसी है। और भारत सरकार का राष्ट्रीय पोर्टल आप इसे कह सकते हैं। मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि भारत सरकार के विभिन्न संगठनों द्वारा दी जा रही सेवाओं और सूचनाओं की जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध करवाना, यानी कि PIB की ऑफिशियल वेबसाइट आप जब चेक करेंगे तो आपको हर प्रकार की जानकारी भारत सरकार के नीतियों से संबंधित, कार्यक्रमों से संबंधित, उपलब्धियों से संबंधित वहां पर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अभी वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, तो नाम आता है शेफाली शरण, और ये 1900 बैच की एक अधिकारी हैं जिन्होंने वित्त मंत्रालय में काम किया, स्वास्थ्य मंत्रालय में काम किया, परिवार कल्याण और सूचना और प्रसारण जैसे मंत्रालयों में भी काम किया है इन्होंने। तो इस प्रकार आपको ये कुछ बिंदु हैं जो वो ध्यान में रखने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वर्षणे जो हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने MCEME में कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। जब बात करते हैं MCEME का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इसके ये कमांडेंट बने हैं विशिष्ट सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वर्षणे, ठीक है ना। और जब ये बात करते हैं कौन से नंबर के हैं ये, तो 75th कॉलोनल कमांडेंट ऑफ द कोर्प्स ऑफ EME, और इन्होंने ये ग्रहण कब किया है पद, कल ग्रहण किया था 1 तारीख को, 1 अप्रैल को, ठीक है। और ये पहली जनरेशन के आर्मी ऑफिसर हैं और गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया करते हैं एक प्रोफेसर उनके बेटे हैं, ठीक है ना। बाकी जानकारी जो है वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं कि क्या क्या गतिविधियां इन्होंने की। तो मिलिट्री
के बारे में बात हुई है, तो सबसे पहला मिलिट्री स्कूल भारत में कब खोला गया था, आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले भारत में मिलिट्री स्कूल कब ओपन हुआ? द फर्स्ट मिलिट्री स्कूल इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन ए उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। 1925 में सबसे पहला मिलिट्री स्कूल खोला गया था। कहाँ? जालंधर कैंट। जालंधर कैंट से इसकी शुरुआत हुई। बाद में फिर क्या हुआ, इसकी जो नींव रखी थी, इसकी नींव किसने रखी, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो वेल्स के प्रिंस थे, जिन्हें हम प्रिंस ऑफ वेल्स कहते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी 1922 में। 1925 में यह स्थापित कर दिया गया पूर्ण तरीके से, और कुछ साल बाद 1960 में चैल में इसे शिफ्ट कर दिया गया था। ये तो हुआ पहला मिलिट्री स्कूल। जब हम बात करते हैं दूसरा मिलिट्री स्कूल, ये कब खोला गया था, तो ये बात है 1930 की, यानी 5 साल बाद। कहाँ पे? तो लिख देना अजमेर। ठीक है। और तीसरा मिलिट्री स्कूल कब खोला गया, तो ये 1945 में खोला गया था, बेलगाम में। बेलगाम। और आपको पता है ना, बेलगाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1924 में। उस 1924 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में केवल एक बार ही अध्यक्षता की थी, वो भी 1924 के बेलगाम अधिवेशन में। तो बेलगाम नाम याद रह जाएगा। इसी बेलगाम में 1945 में तीसरा मिलिट्री स्कूल खोला गया था। ठीक है ना। फिर बेंगलुरु में खोला गया था चौथा मिलिट्री स्कूल, और ये कब की बात है? ये बात है अगले साल की, यानी 1946 की। बेंगलुरु में। बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है ना। और फिर पांचवा मिलिट्री स्कूल कब खोला गया? 1962 में, और ये धौलपुर में खोला गया था। इस प्रकार ये जो पहले 5 मिलिट्री स्कूल खोले गए हमारे भारत में, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। वैसे तो देश के जितने भी सैनिक स्कूल हैं, वहां पर पढ़ाने का सपना हर माता पिता देखते ही हैं कि हमारा बच्चा वहां पर पढ़े। ठीक है। और लोगों में भी इस स्कूल को लेकर बहुत क्रेज भी है। ठीक है। चलो, ये तो चलो हमने कल क्वेश्चन कर लिया था, ये कट नहीं किया, कोई बात नहीं। इसके बारे में आपको पता ही होगा, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? तो जिन्होंने लिखा होगा ना खान अब्दुल गफ्फार खां, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ये क्वेश्चन हमने कल किया था, वो बाय मिस्टेक इस पीडीएफ में रह गया है, कट नहीं हो पाया था। ठीक है। और ये खान अब्दुल गफ्फार खां को कब सम्मानित किया गया था, तो ये बात है 1987 के आसपास की। और ये पाकिस्तानी नेता थे, है ना, पाकिस्तानी नेता थे ये। और जब हम बात करते हैं नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला भी विदेशी ही व्यक्ति थे, और इनको कब सम्मानित किया गया था भारत रत्न से, तो 1990 में सम्मानित किया गया। तो ये दक्षिणी अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रहे थे। भूपेन हजारिका की बात करते हैं, तो इनको 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है ना। ये फिल्म निर्देशन का काम किया करते थे, और एक अच्छे व्यक्ति रहे। ठीक है ना। और मदर टेरेसा की बात करते हैं, तो मदर टेरेसा वैसे तो भारतीय मूल की नहीं थी, लेकिन इन्होंने क्या है, यहाँ पर नागरिकता हासिल कर ली थी। तो नागरिकता हासिल करने के बाद तो भारत का व्यक्ति हो गया, तो इनको 1980 के आसपास भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये सारी की सारी बातें हमने भारत रत्न पुरस्कार से संबंधित कर ली थी। वो एक स्लाइड बच गई थी बीच में, ठीक है, डिलीट नहीं हो पाई जल्दबाजी में, इसी वजह से। अब जब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि 5 अप्रैल तक जो भी सम्मन ईडी ने थॉमस इसैक को जारी किए हैं, वो एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई भी क्या है बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो जैसे कि आपको पता है, अभी
इसाक को ईडी ने सम्मन भेजा था और उस सम्मन के तहत 2 अप्रैल को ये क्या है, इनकी मुलाकात होनी चाहिए, यानी कि पूछताछ के लिए आना था। तो अभी जो है हाई कोर्ट ने इस पर ये ऑर्डर दे दिया है कि चलो कोई ना, 5 तारीख तक हम इसको देखते हैं। चलिए, केरल हाई कोर्ट ऑन मंडे, यानी कि कल 1 अप्रैल के दिन ये ऑर्डर दिया था कि इसको अभी तक ऐसे ही रखा जाता है 5 तारीख तक, ईडी, है ना। अब आदेश क्यों दिया, क्योंकि इस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक निर्देश जारी किया था फाइनेंस मिनिस्टर टीएम थॉमस इसाक को, क्या कि वो 2 तारीख को यहां पर रहेंगे, है ना। तो इसी से संबंधित है कि चलो 5 तारीख तक देखते हैं। और जब बात करते हैं हम ईडी के बारे में, ईडी के बारे में बता दीजिए, ईडी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, यानी कि ईडी की स्थापना कब हुई। जो भी हम बात करते हैं, अभी अरविंद केजरीवाल के बारे में हमने कुछ दिन पहले न्यूज कवर की थी। अरविंद केजरीवाल को कितने सम्मन भेजे थे ईडी ने, है ना। ईडी सम्मन भेजती है और वैसे ही ईडी ने इसाक को सम्मन भेजा है, यानी कि इस न्यूज में। तो ईडी की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। और ईडी किसके अंतर्गत काम करती है, तो ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत, वित्त मंत्रालय के तहत एक विभाग आता है जिसका नाम है राजस्व विभाग। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत ये एक जांच एजेंसी है, जांच करने की एक एजेंसी है ये स्पेशल। और इस ईडी का मुख्यालय कहाँ बना हुआ है, तो इसका मुख्यालय बना हुआ है नई दिल्ली में, है ना। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ईडी का गठन विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 के तहत विनिमय नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के लिए किया गया था। साल 1957 में इस इकाई का नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय किया गया था, यानी कि ये जो नाम आप देख पा रहे हैं ईडी, ये नाम 1957 में पड़ा, 1956 में इसका नाम ये नहीं था, ठीक है ना। अब जब बात करते हैं इस ईडी का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहला, जो भी काले धन से संबंधित मामले आते हैं, यानी कि काले धन की उत्पत्ति और उसके प्रवाह पर रोक लगाना, ठीक है ना। उत्पत्ति पर रोक, किस प्रकार से लोग काले धन को एक यूज कर लेते हैं, है ना, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उससे संबंधित जो भी मुद्दे हैं वो सारे के सारे यही देखती हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम कैसे की जाए, इनसे संबंधित नियम क्या होने चाहिए, ये सब सुनिश्चित करती है ये ईडी, ठीक है ना। तो ये तो कुछ पॉइंट हुए। बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए, बाकी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, 25 जनवरी 1950। तो इस दिन कोई घटना आपको याद है क्या, 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो आप कहेंगे इस दिन ईसीआई की स्थापना हुई थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को। ईसीआई के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सीईसी कौन है, तो राजीव कुमार वर्तमान में सीईसी हैं। हिंदी में कहें तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी। और 17 अप्रैल 1952 को कोई घटना याद है क्या, आप कहेंगे जी हाँ, प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था, प्रथम लोकसभा का गठन। आपको पता है ना, हमारे भारत में प्रथम लोकसभा के चुनाव, यानी कि प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक चले, और फिर उनका जब परिणाम आए तो 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ। और इस लोकसभा के गठन के दौरान पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने थे, तो नाम आता है जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर को लोकसभा का
क्या माना जाता है, प्रणेता माना जाता है। 13 मई 1952 को कुछ घटना याद है तो आप कहेंगे जी हाँ, जो ये पहली लोकसभा हुई थी, इस पहली लोकसभा का पहला सत्र, यानी कि पहला सत्र शुरू हुआ था इस दिन, ठीक है ना। तो ये न्यूज वैसे हम जब भी कवर करते हैं तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि इसमें कोई भी परेशानी आपको बाद में कभी भी ना हो। अब क्या है, 8,198 जल मित्र जो हैं वो काम करेंगे, ठीक है, टू एक्ट एज फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में, ताकि जल को संरक्षित किया जा सके, वाटर कंजर्वेशन किया जा सके बेंगलुरु में। आपको पता है जल की समस्या बड़ी समस्या है। एक तो जल जो है वो सीमित मात्रा में है, ऊपर से प्रदूषण से संबंधित समस्या, ठीक है ना। तो प्रदूषण से हमें बचाना है जल को, और जितना हम जल संरक्षण कर सके हैं उतना हमें करना चाहिए। तो जल मित्र जो है वो भी ये हेल्प करेगा, ये सहायता करेगा कि हम वाटर कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं समाज में, ठीक है। तो वो जल मित्र इसमें सहयोगी रहेगा, और किस प्रकार से संकट के बीच में जो भी हम ये उपाय कर सकते हैं वो कैसे करें। तो इन सब में ये जो जल मित्र हैं 8,198 ये मदद करेंगे हमारी, ठीक है। जो गैर उद्देश्य मतलब जो गैर जरूरी काम है, और वहां पर हम अगर टाल सकते हैं पानी का यूज तो टालना चाहिए, ठीक है जी। और वैसे भी आपको पता है अपने अपने स्तर पर हर कोई संगठन काम करते भी हैं, पर्यावरण से संबंधित बात करें, चाहे जल से संबंधित बात करें, चाहे कूड़े कचरे उठाने की बात करें, छोटे मोटे प्राइवेट संगठन भी हैं और एनजीओज भी काम करते हैं इसको लेकर। गैर जरूरी उद्देश्य वाली जो चीजें हैं, जैसे पीने योग्य पानी का उपयोग ना करना, है ना। और जब बात करते हैं हम सभी नलों में इरेटर स्थापित करना, जो भी अवैध बोरवेल हैं जिनकी खुदाई कर दी जाती है उनका भी क्या है हमें रोकथाम करना चाहिए, ताकि मतलब फालतू का ये जो जल है वो वेस्ट ना हो। तो 15 मार्च को बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने ये पहल शुरू की है, ठीक है ना। सूची मित्र, कैरी मित्र, बहुत सारी ये पहले पहले भी शुरू हो चुकी हैं। उन्हीं पहलों को ध्यान में रखते हुए ये जो पहल हमारे सामने देखी गई है, जिसे नाम दिया है जल मित्र का, ठीक है ना, जल मित्र। तो हमें अवेयर रहना भी चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। दक्षिणी अफ्रीका में तो बहुत दिक्कत होती है पानी पीने की। चलिए जी, जल संरक्षण की बात चल रही है तो आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछें कि भारत में जल संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो इसके बारे में आप बताने का प्रयास करेंगे। भारत में जल संरक्षण अधिनियम वर्ष 1974 में लागू हुआ। जिन्होंने ए ऑप्शन टिक किया है उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। जल संरक्षण अधिनियम 1974 को एक और भी नाम से जाना जाता है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, इसका नाम ये भी है। ये तो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट में इसको लिखना है ऐसे, तो नाम में कभी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना। यह अधिनियम क्यों बनाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य यही था कि जल प्रदूषण को रोकना और देश में जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रेरित करना, है ना, जल प्रदूषण को रोकना और जल की गुणवत्ता बढ़ाना। इसके लिए हमें क्या रिसर्च करनी हो, कैसे हम कदम उठा सकते हैं, वो सब इसका काम था। और इस अधिनियम को फिर 1988 में संशोधित भी किया गया था इनकी, यानी कि इसमें बदलाव भी किए गए थे। और जो भी जल निकाय हैं, जल निकायों को स्वस्थ रखना, स्वच्छ रखना, ये इसका कार्य है।
तो ये हमें भी समझना चाहिए कि जल कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, सबके लिए भी, है ना। चलो जी, अब हम चलते हैं, थोड़ा सा पहले आपको एक सूचना दे देते हैं। जो भी हमारी क्लास चल रही है इस YouTube चैनल पर, सभी क्लासेस की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। टेलीग्राम पे सर्च कैसे करेंगे, तो सर्च करने के लिए आपको क्या करना है, एडुरोही 24 टाइप करना है टेलीग्राम पर। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी डेली क्लास की, जो भी क्लास हुई है आज तक इस चैनल पे, सभी सभी क्लासेस की पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है। तो ये तो चलो बात हुई न्यूज से संबंधित। आज जैसे आपको मैंने बताया 2 अप्रैल 2024 है, तो हर दिन कोई ना कोई दिन इतिहास में इंपॉर्टेंट रहा होगा। 2 अप्रैल का भी इतिहास जो है वो हम देख लेते हैं। तो 2 अप्रैल जो है उसको क्या मनाया जाता है, तो इस दिन मनाया जाता है आपका वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। और वर्तमान में जो है ये 2024 चल रहा है, वर्ल्ड एटो ऑटिज्म डे, अवेयरनेस डे 2024। तो ये जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मूविंग फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग ऑस्टिक इंडिविजुअल शेयर रीजनल पर्सपेक्टिव। पहले इसके बारे में थोड़ा सा आप एक क्वेश्चन बता दीजिए, उसके बाद में हम शुरू करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे जल्दी से। विश्व, हिंदी में कहें तो इसे हम बोल सकते हैं विश्व स्वलीनता जागरूकता दिवस। स्वलीनता यानी कि स्वम यानी कि खुद, लीन होना यानी कि मतलब आप कह सकते हैं स्वयं में लीन हो जाना, दूसरे पर कभी ध्यान नहीं देना। तो इसके प्रति हमें जागरूकता दी जाती है। हर साल ये 2 अप्रैल को दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे किस साल नामित किया था, तो जिन्होंने लिखा होगा ना 2007, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। 18 दिसंबर 2007 की बात है ये। 18 दिसंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाने के लिए ये नामित किया था। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये उस समय जो 2007-8 में एक नोटिस जारी किया था यूएन ने। उस नोटिस का मैंने क्या है स्क्रीनशॉट लेकर आपको दिखाने का प्रयास किया है। ये देखो यहाँ पे, रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली ऑन 18 दिसंबर 2007। 2007 में ये रेजोल्यूशन एडॉप्ट कर लिया गया था। तो ये उसका स्क्रीनशॉट है। तो मैंने आपको बस वैसे दिखाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार यूएन जो है वो नोटिस जारी करते हैं, कोई भी दिवस मनाना है या फिर मनाया जाएगा। अब जैसे कि मूविंग फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स शेयर रीजनल पर्सपेक्टिव, तो वर्चुअल इवेंट भी रखा गया है आज, यानी मंगलवार को 10 बजे से लेकर 1 बजे तक चलेगा ये। तो आप इसमें अगर हिस्सा लेना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए यूएन की, और वहां पर क्या है आप रजिस्टर कर लीजिए। अब आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये हमने बात तो कर ली वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ऑटिज्म का मतलब क्या होता है, किसके प्रति हम अवेयरनेस हो। ऑटिज्म को आप सिंपल ऐसा भी लिख सकते हैं, कई बार इसको देवनागरी लिपि में भी आपको पढ़ने को मिलेगा ऑटिज्म। इसका मतलब हिंदी में अगर लिखा जाए स्वलीनता, स्वलीनता, ठीक है। संधि विच्छेद कर लीजिए, स्व प्लस में लीन यानी अपने ही बारे में सोचना, या फिर और एक नाम दिया जाए तो इसे आप कह सकते हैं आत्म विमोह, ठीक है। ऑटिज्म जो है वो एक प्रकार की मानसिक बीमारी है, दिमागी रूप से बीमारी है, ठीक है। मस्तिष्क में विकार आ जाना, किस प्रकार का विकार, तो जैसे कि आप समाज से थोड़ा सा दूर रहते हैं, सामाजिक लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं,
आपको बात करने में दिक्कत होती है, संवाद में परेशानी होती हो, आपका व्यवहार जो है वो दोहराव का व्यवहार है। दोहराव का मतलब क्या होता है? एक ही चीज को दोबारा रिपीट करते चले जाना, एक ही चीज सेम सेम सेम। जैसे आपने कभी देखा होगा बच्चों को हाथ हिलाते हुए, वो बार बार हाथ हिलाते रहते हैं एक ही चीज को, है ना? या फिर कोई अगर वो बात बोल रहे हैं तो वो सेम बात को ही रिपीट करते चलेंगे, दूसरे की बात नहीं सुनेंगे। तो इसका मतलब क्या है? उनको ये ओटिज्म की जो है वो बीमारी है, उनको ये वो ओटिज्म के शिकार हैं। उसी से संबंधित जागरूक कर रहे हैं, ठीक है, विश्व स्तर पे, कि अगर आपको आपके बच्चों में इस प्रकार की कोई भी जो एक लक्षण नजर आता है, कोई भी इस तरह का, तो आप मनोवैज्ञानिक जो होते हैं उनसे मिलिए। तो जागरूकता जरूरी है। अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा जो है वो इसका शिकार है। तो जाहिर सी बात है, जब से बच्चे को समझ में आने लग जाती है, यानी कि जब से बच्चा 3 वर्ष का होता है, उस समय बच्चों के हाव भाव जो हैं वो हमें पता लगने लग जाते हैं कि बच्चे का जो सोचने का तरीका वो कैसे हो सकता है, ठीक है। तो उसमें मान के चलो, अगर हम उस समय ध्यान दे देंगे अपने बच्चे पर, अगर बच्चा इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है तो हम उसे रोक भी सकते हैं। और न्यूरो सिस्टम पर भी एक अलग गलत प्रभाव पड़ता है, उससे भी हम क्या है, रोक सकते हैं। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, ये जो रोग है ना, ऑटिज्म, एक बार लग गया तो वो जीवन भर रहता है, ठीक है, जीवन भर। तो इसलिए जब ही शुरुआती दौर में जब बच्चे होते हैं तो उनके व्यवहार को समझना चाहिए हमें। इसलिए तो कहते हैं कि पेरेंटिंग बढ़िया होनी चाहिए, है ना। और परिवार नियोजन के कार्यक्रम जगह जगह पर आपको मिल जाएंगे। बहुत से जो होते हैं एनजीओज, उनके द्वारा परिवार नियोजन के कार्यक्रम करवाए जाते हैं, लोगों को बताया जाता है कि पेरेंटिंग कैसे की जाती है। वही बात है ना, अभी थोड़े ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बच्चा पैदा कर देने से कोई माँ बाप नहीं बन जाता, ठीक है। तो बहुत सी चीजें होती हैं तो बच्चों के बारे में हमें सोचनी भी चाहिए, ठीक है। तो जो इसके लक्षण हैं, इसके लक्षणों की गंभीरता सीखने और सामाजिक अनुकूलता के क्षेत्र में साधारण कमी से लेकर गंभीर क्षति तक भी हो सकती है, ठीक है ना। तो जैसे कि इस ऑटिज्म के साथ अन्य समस्याएं भी हो जाती हैं कई बार, जैसे मानसिक विकलांगता, मिर्गी, बोलने और सुनने में कठिनाई। तो इस प्रकार के भी कुछ चीजें जो हैं वो देखने को मिलती है। हालांकि ऑटिज्म को मैंने डिफाइन तो कर दिया है कई अलग अलग पहलुओं के साथ में, हमें तो केवल इतना ही सीखना है, ठीक है ना। यानी कि संलीनता जो है वो इतनी भी अच्छी नहीं होती, स्वयं प्रायणता इतनी भी अच्छी नहीं होती। और भी डिफरेंशिएट करें, यानी कि आजकल एक शब्द यूज करता है ना, सेल्फ लव, यानी कि स्वता प्रेम, ये इतना भी अच्छा नहीं होता। हमें समाज से जुड़ना चाहिए, हमारी जो कम्युनिटी है उनके साथ भी क्या है, हमें संबंध बनाने चाहिए, ठीक है। माता पिता हमारे साथ रहते हैं, दोस्त बनाइए, बहन बंधु, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, तो ये जो ऑटिज्म है, इसका अगर कोई शिकार व्यक्ति है तो वो अपने आप में ही लीन रहता है। इसमें ये शब्दों से ये आपको पता चल गया होगा। देखने में सब कुछ, आंखें ठीक है बच्चे की, यानी कि जो भी इंसान है सब कुछ ठीक है, आंखें ठीक है, कान भी ठीक है, फिर भी वो अपने आसपास के अगर वातावरण से अनभिज्ञ रहे तो गलत ही बात है ना। इसीलिए क्या है, थोड़ा सा हमें खुलना चाहिए। और अपने बच्चों में अगर जब आप माता पिता बनते हैं तो इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि आपके बच्चे में ऐसे गुण तो नहीं है ना। अगर ऐसे हैं तो उनको दिखाइए डॉक्टर को, और आप भी बेहतरीन एक माता पिता बनिए जब भी कभी आपको मौका मिले। तो आज के लिए कहानी इतनी ही रखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है जी। और अपने चैनल का नाम है एडू रोही ऑफिशियल। एक चैनल और भी है जिसका नाम है एडू रोही ऑफिशियल शॉर्ट्स।
इस पर आपको शॉर्ट्स वीडियो मिलेंगी अलग से। आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, एक्स और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको टाइप करना है edurohit24। और किसी भी जानकारी से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो ये व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं 8307730527। जी। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, बस आपको टाइप करना है edurohit24 टेलीग्राम पर। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। हम मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। और डेली की क्लास का टाइम जो रहता है वो सुबह कितने बजे का है? सुबह 6 बजे का है। 6 बजे क्लास प्रीमियर लग जाती है। अभी व्यवस्था नहीं है इंटरनेट की, क्योंकि गांव में व्यवस्था नहीं है, तो इस वजह से जैसे ही व्यवस्था हो जाती है तो फिर लाइव क्लास चला करेगी और मैं भी आपको लाइव क्लास में विद फेस दिखूंगा। तो अभी इसी वजह से, इंटरनेट की दिक्कतों की वजह से ऐसे क्लास लेनी पड़ रही है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे हमारी भावनाओं को। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।